उत्तर देखेंगे 2020 का सेट नंबर 6 है। इसमें दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं और निकालने के लिए क्या हमसे कहा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। इसका फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है ना कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ऊपर हो जाएगी और बट्टे में किसकी प्रायिकता जाएगी, बी की। अब चूंकि ये स्वतंत्र घटना लिखा है तो यहाँ इंटरसेक्शन बना हुआ है। स्वतंत्र घटनाओं के केस में ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या होगी, ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता। आपको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है, बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। प्रतियोगिता से संबंधित क्वेश्चन है और प्रतियोगिता जीतने की घटनाएं जो होती हैं बेटा ये स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। आपको खूब समझाया गया इससे रिलेटेड। ये सारे पॉइंट हर क्वेश्चन में जरूर सभी पॉइंट को एक बार देख लिया करें जिससे ये पॉइंट दिमाग में बैठ जाएंगे। तो देखेंगे दौड़ हो रही है, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है। ये घटना नहीं बेटा, व्यक्ति का नाम है, घटना हमें मानना पड़ेगा। तो ए जीतता है, इस घटना को मैंने ई मान लिया, और बी दौड़ जीतता है, इस घटना को मैंने एफ मान लिया। अब देखें ए के लिए प्रायिकता कितनी दी है, 1/3 दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/3 हो गई। और बी वाले घटना की कितनी है, 1/4। तो बी के लिए घटना क्या माने हैं, एफ माने हैं, तो इसका 1/4 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए। कोई ना जीत पाए का मतलब ए नहीं एंड बी नहीं। तो ए नहीं का मतलब क्या हो जाएगा, ई नहीं। अगर ए दौड़ नहीं जीत रहा है तो ये घटना नहीं घटित होगी, अर्थात हमें जो बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं। एंड बी दौड़ नहीं जीत रहा है, इसका मतलब एफ नहीं घटित हो रहा है, तो एंड एफ नहीं। अब ई नहीं का मतलब क्या समझाया गया है, ई नहीं का मतलब आप लोगों को बताया गया है कि इसका में क्या मतलब होता है, ई डैश। तो यहाँ ई डैश हो गया इंटरसेक्शन एफ डैश। अब चूंकि बेटा ये घटनाएं स्वतंत्र हैं और बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ है, ई और एफ स्वतंत्र हैं तो इनका डैश भी स्वतंत्र होता है, प्रूविंग कराई जा चुकी है ना आप लोगों को। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश किसके बराबर हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। अब चूंकि हमारे पास यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश को आप लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश के प्लेस पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश के प्लेस पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया। अब इन वैल्यूज को रख करके कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक विद्यालय में शिक्षक के 2 स्थान रिक्त हैं, साक्षात्कार हेतु एक पुरुष तथा एक स्त्री आते हैं। मतलब ये नौकरी से संबंधित क्वेश्चन है बेटा, नौकरी में सिलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए मैंने इसके लिए बताया है कि नौकरी में सिलेक्शन से संबंधित कोई घटनाएं भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। आप लोगों को ये समझाया गया, ये 2 या अधिक कैंडिडेट किसी जॉब के लिए सेलेक्ट होते हैं, तो किसी एक कैंडिडेट का सिलेक्ट होने से दूसरे कैंडिडेट की जो घटना है वो स्वतंत्र घटना, उसका लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं जॉब से रिलेटेड आ गया ना, साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, वहाँ उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो ये सभी घटनाएं यहाँ कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं। बिल्कुल रटे रहेंगे आप लोग कि स्वतंत्र घटनाओं में क्या क्या हुआ है। ये सारे पॉइंट एक बार हर क्वेश्चन में ज़रूर देख लिया करें जिससे रट जाए पूरा। तो इसमें एक तो पुरुष गया है, दूसरा स्त्री, तो 2 घटनाएं होंगी। एक घटना ई में ले ले, घटना ई में हम मान लेंगे कि पुरुष का चयन होता है और घटना एफ में हम मान लेंगे कि स्त्री का चयन होता है। तो घटना ई में क्या आ गया, पुरुष शिक्षक चुना गया, और घटना एफ क्या हो गई, स्त्री शिक्षक चुनी जाती है। ये दोनों घटनाएं आ गई। अब देखें इनकी प्रायिकता दी गई बेटा, ये पुरुष के लिए प्रायिकता दी गई है 1/10, इसका मतलब इस घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/10। और महिला के लिए प्रायिकता दी गई है 1/8, तो महिला वाली घटना आपने क्या माना है, एफ माना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा 1/8। अब पहले में दिया है दोनों चुन लिए जाएं, मतलब पुरुष भी चुना गया एंड स्त्री भी चुनी गई, दोनों का सिलेक्शन हो गया। जब इसका सिलेक्शन हुआ तो ये घटना घटित हो रही है, इसका सिलेक्शन हुआ तो ये भी घटित हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ। इसके प्लेस पे जानते हैं इंटरसेक्शन लगेगा। और ये दोनों घटनाएं कैसी बेटा, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए इंटरसेक्शन लगा ना यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन की प्रायिकता पहली घटना की प्रायिकता इंटू दूसरी घटना की प्रायिकता, ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे, वैल्यू रख दें, सॉल्व हो गया। अगले पार्ट में कहा जा रहा है, इसमें पूछा गया दोनों ही ना चुने जाए, मतलब
पुरुष नहीं चुना गया एंड स्त्री भी नहीं चुनी गई, दोनों नहीं चुने गए। पुरुष नहीं का मतलब यह घटना घटित नहीं हुई, स्त्री नहीं चुनी गई इसका मतलब घटना एफ घटित नहीं हुई। तो ई नहीं एंड एफ नहीं, ये आ गया। ई नहीं का मतलब अभी आप लोगों ने सीखा है कि ई नहीं का मतलब क्या होता है, ई नहीं इसका क्या मतलब होता है, ई डैश, तो यहाँ डैश लग गया। और ये इंटरसेक्शन है भी, इसका मतलब इंटरसेक्शन हो गया बेटा। ई और एफ कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र, तो इनका डैश भी स्वतंत्र घटना हो गई। और यहाँ इंटरसेक्शन लगा है तो पहली घटना की प्रायिकता इंटू दूसरी घटना की प्रायिकता। अब इसका फार्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहाँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब वैल्यू रख दें, कैलकुलेट कर लें। ये 2020 का सेट नंबर 7 है बेटा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब आप लोग किसी ना किसी लेक्चर में सीख चुके हैं। देखिए यहाँ लिख दिया गया कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में और किस सेट नंबर में आया। जैसे ये क्वेश्चन 2023 के पहले सेट में है, ये भी 2023 के पहले सेट में है, और ये 2022 के चौथे सेट का है, ये 2021 के दूसरे सेट का है। तो ये क्वेश्चन आप लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, वहाँ से पढ़ लें। अब बेटा 2019 का पहला सेट है, बहुत ही मेन क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इन्होंने दिया है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन्होंने 0 दिया है। पूछा गया है A/B की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का क्या फार्मूला होता है, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता और बटे B की प्रायिकता। बेटा यहाँ ध्यान से देखेंगे, B की प्रोबेबिलिटी 0 है, B की प्रायिकता 0 है। इसका मतलब B कैसा समुच्चय हुआ, इम्पटी सेट। अगर किसी घटना की प्रायिकता 0 होती है तो वो घटना कैसा समुच्चय होगा, कैसा सेट होगा, इम्पटी सेट। जब B इम्पटी सेट है तो A इंटरसेक्शन B, चूंकि यहाँ B इम्पटी सेट, इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं तो कॉमन कहाँ से ले आओगे, ये भी कैसा सेट हो गया, इम्पटी सेट। तो जब A इंटरसेक्शन B इम्पटी सेट है तो A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 0 आ गई। और B की प्रायिकता भी क्या दी गई है, 0। और ये क्या होता है बेटा, इनडिटर्मिनेट फार्म। क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट फार्म है, मतलब ये परिभाषित नहीं है। अगर इनडिटर्मिनेट फार्म इसमें ऑप्शन दिया गया होता तो आप लोग इनडिटर्मिनेट फार्म को टिक करते, ठीक है, क्योंकि परिभाषित नहीं में कभी कभी वो इनफाइनाइट को भी अपरिभाषित मान लेते हैं। ठीक, फिलहाल अब यहाँ पर ये सब तो ऑप्शन है नहीं, तो केवल क्या ऑप्शन हो गया आपका, परिभाषित नहीं। बहुत से बच्चे या क्या है, मान लो इसमें एक ऑप्शन अनंत दिया होता तो बहुत से बच्चे क्या करते हो, सोचते कि इसकी वैल्यू 0 दिया है, बट्टे में 0 आ रहा है तो अनंत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि B की प्रायिकता 0 है तो B कैसा समुच्चय हो गया, इम्पटी सेट हो गया। और जब B इम्पटी सेट है तो A इंटरसेक्शन B भी इम्पटी सेट होगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है नहीं तो कॉमन कहाँ से ले आओगे। और A इंटरसेक्शन B इम्पटी सेट है तो A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता क्या आ गई, 0, और B की प्रायिकता 0 दी गई है। तो ये मत सोचें कि इसकी प्रायिकता 0 है तो यहाँ बट्टे में 0 आया तो अनंत आ गया, क्योंकि ये पूरा यहाँ से आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करके सीख लिया। बहुत ही मेन क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स में बहुत आता है इस तरह का क्वेश्चन, और पेपर में तो ऑब्जेक्टिव में दिया ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये 2022 के सेट नंबर 5 में आप सीख चुके हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ये 2023 के सेट नंबर 4 में सीख चुके हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, मतलब बेईमानी भी कर रहा है, एक बार बेईमानी कर रहा है, और तथा पासे को उछालता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। देखिए बेटा, यहाँ पर आप लोगों ने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से रिलेटेड केसेस सीखे हैं। ये सारे पॉइंट हर क्वेश्चन में जरूर देखते जाएं। 9 पॉइंट यहाँ मैंने लिखे हैं और 2 पॉइंट यहाँ लिखा है। ये लिखा है इसमें से एक पॉइंट कि बेईमानी ईमानदारी से रिलेटेड, जब टॉस किया जाएगा कॉइन को या पासे को फेंका जाएगा, ठीक है, तो कोई ना कोई अंक की डिमांड की जाती है। जैसे यहाँ पर कौन सा अंक मांगा गया है, अंक 6, तो पासा फेंका गया, और जो रिपोर्टिंग कर रहा है उसने 6 नहीं आया तो भी बता दिया कि हाँ 6 आया, मतलब उसने बेईमानी कर लिया। और ऐसा भी हो सकता है कि 6 आया, उसने वास्तव में 6 बताया, मतलब उसने बेईमानी नहीं किया, क्योंकि 4 में से 3 बार तो बेईमानी नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार तो बेईमानी कर रहा है ना। तो ये बेईमानी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे ये किस में जाएंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या फिर बेस थ्योरम, जैसा केस होगा अभी पहचानना उसको सिखाया जाएगा। अगर घटना ई की ही प्रायिकता पूछी गई इसमें
तब तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आएगी। अगर कह दिया गया कि ये घटना इस समूह से होने की प्रायिकता बताओ, तब कहाँ जाएगा? बेस थ्योरम। अभी क्वेश्चन हम लोग पूरा पहले देख लें क्या है। पहले तो ये है कि दोनों घटनाएं हम लोग लिखना सीखें। यहाँ पर घटना ई जो आएगी बेटा, घटना ई क्या होगा? व्यक्ति द्वारा रिपोर्टिंग देना, मतलब वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये घटना ई होगी। और E1 E2 में वही वो सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इस तरह का आएगा, मतलब क्या अंक रिपोर्ट कर रहा है। तो इसमें जो डिसीजन हो रहा है वो पासे से डिसीजन हो रहा है, पासा फेंका जा रहा है, और किस अंक की डिमांड की जा रही? 6 वाले अंक की। ठीक है कि हाँ, वो 6 किसी ने डिमांड किया कि हमें 6 का अंक चाहिए। तो पहली घटना यहाँ पर आई कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। भाई पासा फेंका गया तो या तो वास्तव में 6 आएगा, और या वास्तव में 6 नहीं आया है, लेकिन उसने झूठ बोल दिया कि 6 आया है। तो E1 हो गया कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। ये पहली घटना हो गई। और दूसरी घटना हो जाएगी पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 नहीं है, क्योंकि जब हम लोग बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में चलते हैं तो E1 E2 E3 हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है। तो इस केस में बेईमानी ईमानदारी वाला जो क्वेश्चन है, उसमें जो E1 और E2 चलेगा वो E1 में आ जाएगा कि वास्तव में वही संख्या है जिसकी हमें डिमांड की गई थी, और E2 में आ जाता है कि वो संख्या नहीं है जिसकी डिमांड की गई थी। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने सीखा E1 पर क्या लिखा? पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। और E2 में क्या लिखेंगे? पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 नहीं है। पहले में ये संख्या है, मतलब हकीकत में घटित हुआ, और दूसरे में क्या है कि वो झूठ बोलने वाला केस चल रहा है। जो भी अंक होगा वही यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ है और यहाँ नहीं है, बस इतने होता है बेटा। और रिपोर्टिंग है, हमने बताया है अभी यहाँ पर आपको कि ई में क्या मानेंगे। इस केस में ई हम वही लिखेंगे व्यक्ति ने क्या रिपोर्ट दिया है। तो इसमें व्यक्ति बतलाता है कि पासे पर आने वाली संख्या 6 होगी, ये हम तो रट के लिखेंगे, ये देखो लिखा हुआ है। और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। ये कौन बतलाता है? व्यक्ति जिसने रिपोर्टिंग किया है, जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई कि हाँ देख के बताओ। तो इसी से कॉपी की हो कि व्यक्ति बतलाता है कि पासे पर आने वाली संख्या 6 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखोगे बेटा, पासा जब फेंकते हो तो उसमें क्या आता है? 1 2 3 4 5 6, यही तो आएगा। अब 6 कितनी बार? एक ही तो है यहाँ, 6। तो और टोटल कितने हैं यहाँ? टोटल हो गए 6। तो इसमें 6 आने की प्रायिकता वास्तव में 1/6 हो गई। ठीक, अब 6 ना आने की प्रायिकता, अगर 6 नहीं आया तो फिर क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5। यहाँ 5 केस हो गए। और टोटल कितने हैं? टोटल 6। तो 6 ना आने की घटना की प्रायिकता कितनी आ गई? 5/6। अब इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना होता है बेटा? चाहे हम बेस थ्योरम अप्लाई कर रहे हों और चाहे हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई कर रहे हों, E1 E2 की प्रायिकता निकालने के बाद क्या करते हो? E बाई E1 की प्रायिकता निकालते हो, E बाई E2। तो इन दोनों की प्रायिकता हम निकालेंगे E बाई E1। तो E1 वाले में देखोगे बेटा, यहाँ पर क्या लिखे हो कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, ये E1 हो गया। और ई में क्या लिखे हो? व्यक्ति बतलाता है कि पासे पर आने वाली संख्या 6 है। अब बताओ, यहाँ और यहाँ दोनों को कंपेयर करो, क्योंकि ई और E1 को कंपेयर करना है कि उसने सही बोला है या झूठ बोला। यहाँ वास्तव में 6 आया और उसने 6 बताया भी है कि हाँ 6 आया है। तो बताओ सही बोला कि झूठ बोला? अब इतना तो समझ सकते हो कि उसने क्या है? सही बोला है, झूठ नहीं बोला यहाँ। और देखो इसके सही बोलने की प्रायिकता कितनी है? 4 में से 3 बार ये सत्य बोल रहा है। तो इसकी प्रायिकता आ गई 3/4, क्योंकि यहाँ उसने देखो वास्तव में 6 आया, उसने 6 बताया भी, मतलब उसने बेईमानी नहीं किया है, सही बोला है, सत्य बोला है। और इसमें 4 में से 3 बार सत्य बोल रहा है, तो इसके सत्य बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/4। कोई व्यक्ति बेटा या तो सत्य बोलता है और यह झूठ बोलता है। तो अगर 4 में से 3 बार ये सत्य बोल रहा है तो झूठ कितनी बार बोला? 1 बार बोला ना, तो उसकी प्रायिकता 1/4 आ जाएगी। अब E बाई E2 में चलो। E2 में क्या है? वास्तव में 6 नहीं है, मतलब जो संख्या आई वो वास्तव में 6 नहीं आई, और इसने बताया कि हाँ 6 आई है। देख रहे हो ना, ई में लिखा है कि वो कह रहा है 6 आया है, और E2 में 6 आया नहीं। इसका मतलब इसने क्या किया है? बेईमानी किया है, झूठ बोला है इसने।
और झूठ बोलने की प्रायिकता इसकी कितनी हो गई, 4 में तो 3 बार ये सही बोला है, लेकिन एक बार ये झूठ बोल रहा है ना, तो 1/4 हो गया। 1-3/4 कर सकते हो या डायरेक्ट 1/4 कर दो, या नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि एक बार तो झूठ बोल ही रहा है। अब इसमें देखोगे जो प्रायिकता पूछी गई है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। पास्ते पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 कहाँ लिखे हो, E1 में। मतलब हमें घटना की प्रायिकता बतानी है, वो कहाँ से घटित होना बताना है, E1 से। इस केस में बेटा क्या लगता है, बेस थ्योरम लगेगा ना, कि इस घटना की प्रायिकता पूछी जाए, वो कह दिया जाए यहाँ से घटित हुई है, तब तो हमें बेस थ्योरम में जाना होता है। अगर खाली इसी की प्रायिकता पूछी जाती तब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और ये जो बेईमानी वाले सवाल हैं यहाँ वाले कि उसने रिपोर्टिंग किया है, सही बोला है, गलत बोला है, ये क्वेश्चन बेटा ऑलवेज बेस थ्योरम से ही होंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से नहीं होंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से रहेगा तो ये ऑलवेज बेस थ्योरम से होगा। इस तरह से भी अपने माइंड में सेट कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ किस में, E1 के लिए कह रहा है ना, वास्तव में 6 है, उसको हमने E1 माना है, तो इसी वाले को पलटना है, बेस थ्योरम में पलटना पड़ता है ना इसको, तो प्रोबेबिलिटी आप E1/E कर दोगे। इसके बाद तो लिखना जानते हो सभी लोग कि क्या करोगे आगे, इसी को पलट के फिर यहाँ लिखोगे, यहाँ E1 है तो प्रोबेबिलिटी आप E1 से इंटू करोगे। अपान में क्या लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी आप E1 इंटू प्रोबेबिलिटी आप E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी आप E2 इंटू प्रोबेबिलिटी आप E/E2। अब वैल्यू रख करके कैलकुलेशन सभी बच्चों को आती, कैलकुलेट कर लें। बहुत मेन क्वेश्चन बेटा 5 नंबर के लिए है, 8 नंबर में भी आ जाता है। 2019 का सेट नंबर 2, यहाँ पर दिया बेटा ए और बी दो घटनाएं हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, इसका आंसर भी सभी बच्चों को मालूम होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B मिलेगा। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, बच्चों से रिलेटेड, यहाँ फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कराया है कि कम से कम एक लड़का कम से कम एक लड़की की बात करेगा, उसके बाद दोनों लड़के दोनों लड़की की बात करेगा, तो ये क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक, ये फैमिली से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, और ये 2 पासे वाला आ जाता है, या एक पासे 2 बार जिसमें योगफल की बात करता है, तो ये ऑलवेज ये तीनों केस तो रटे रहो। अच्छा, इस पर क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग सीख चुके हैं, सॉल्व हो चुका है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व होगा। बेटा ये क्वेश्चन दिया है, सीधा फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है, कंडीशनल का फार्मूला बेसिस, पूरा डेटा दिया है, रख दें, सॉल्व हो जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन दे दिया गया है, एक रोगी डॉक्टर से मिलने ट्रेन, बस, स्कूटर या अन्य किसी वाहन से जाता है। मतलब ये क्वेश्चन किससे आ गया, यातायात के साधन से रिलेटेड आ गया, कि कोई व्यक्ति ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, इस तरह के अन्य साधन है जिससे किसी जगह जा रहा है, बहुत ज़रूरी काम से जा रहा है, तो एक ही घटना यहाँ घटित हो सकती है कि उसको देर ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन देर होने वाले पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो E1, E2, E3 घटनाएं सबको खुद ही समझ में आ गया होगा कि E1 घटना क्या हो गई, ट्रेन के लिए, E2 बस के लिए, जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक रोगी डॉक्टर से मिलने ट्रेन से जा रहा है, एक घटना तो ट्रेन वाली हो गई, दूसरी बस की, तीसरी स्कूटर की और चौथा अन्य किसी वाहन के लिए हो गया। मतलब यहाँ 4 घटनाएं घटित हो रही हैं, चारों घटनाएं पहले हम परिभाषित कर लें। तो यहाँ घटनाएं E1, रोगी डॉक्टर से मिलने ट्रेन से जाता है, यहाँ लिखा, इसी सेंटेंस को कॉपी किया। इसके बाद E2 में किससे जा रहा है, वो बस से, E3 में स्कूटर से, E4 में किसी अन्य साधन से। तो ये तो सभी बच्चों ने बड़े आराम से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेन घटना आगे दिया है कि ये प्रायिकता दी बेटा, यदि वह ट्रेन, ये बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता क्रमशः इतना इतना है, परंतु किसी अन्य साधन से आने पर उसे देर नहीं होती। यदि वह देर से आता है तो घटना क्या घटित हो रही बेटा, घटना घटित हो रही कि वह देर से आ रहा है, मतलब उसको देर हो गई, यही घटना है बेटा। तो घटना ई, रोगी देर से आता है। अगर इतने की ही प्रायिकता बताना होता, केवल इस घटना ई की प्रायिकता बताना होता, तब तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में जाना होता। लेकिन अगर उसने कह दिया E1 से हुआ या E2 से हुआ या E3 से, तब बेस थ्योरम में जाना होगा। तो देखते हैं, उसे देर तो हुई है, उसके बाद क्या लिख दिया, ट्रेन से आ रहा है, मतलब E1 वाले से कनेक्ट कर दिया कि ट्रेन से आया है वो। ठीक, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होगा, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, E को ले जाके E1 से, तो ये कहाँ से सॉल्व होगा, बेस थ्योरम से सॉल्व होगा। अब
E1 की प्रायिकता कितना दिया क्वेश्चन में, 3/10, E2 का दिया है 1/5, E3 का 1/10 और E4 का 2/5। तो इनकी प्रायिकता यहाँ से लिख दिया। अब इसके बाद इसने दिया है देर होने के लिए, ठीक। अब हमको क्या निकालना होता है, E/E1, E/E2, इसको तो निकालोगे, E/E3। तो क्वेश्चन में सब दे दिया, हमें कुछ यहाँ अलग से नहीं लिखना। वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता, मतलब E/E1 यहाँ है। E/E1 की प्रायिकता 1/4 दे दी गई ये, और E/E2 की प्रायिकता 1/3 दे दी गई। E/E3 की 1/12 दे दी गई, और E/E4 परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं हुई, तो कितनी देर हुई बताओ, 0। तो यहाँ इसी पर यहीं फंस हो गया कि जब अन्य साधन से आया तो उसकी प्रायिकता तो दी नहीं गई, उसे देर नहीं हुई बेटा, तो देर से आने की प्रायिकता क्या है, 0 है। जब वो टाइम पर पहुंच गया, देर से पहुंचा ही नहीं, तो देर से आने की प्रायिकता क्या हो गई, 0। बस यही पॉइंट यहाँ ध्यान रखना था। अब इसके बाद हम देख रहे हैं बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये घटना जो घटित हो रही कहाँ से है, ट्रेन के लिए दिया रहा है, मतलब ई कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ई को कनेक्ट किया है E1 से, तो इसी को हमें पलटना है, मतलब E1/E लिखना है, इसी को हमें पलट देना है। तो प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखोगे, E1/E। अब इसके बाद फार्मूला याद करना जानते हो, इसी को पलट के यहाँ लिखोगे, और यहाँ क्या लिखा है E1, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी आप E1 का इंटू करोगे, अपान में तो जानते हैं प्रोबेबिलिटी आप E1 का इंटू किस में करेंगे, प्रोबेबिलिटी आप E/E1 में प्लस PE2 इंटू पी E/E2 प्लस PE3 इंटू पी E/E3 प्लस PE4 इंटू पी E/E4। इसका यहाँ इंटू किया, इसका यहाँ इंटू किया, इसका यहाँ इंटू किया, और इस वाले का यहाँ इंटू करके जोड़ करके अपना रख लेना। यहाँ ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ये आगे बढ़ गया था। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। देखें, ये रख करके कैलकुलेट कर लें बेटा, कैलकुलेशन अपने आप से करें सभी बच्चे। यहाँ से तो मैच कर लें, मैच कर लेना बाद में, लेकिन अपने आप से कैलकुलेट करें, पूरा कॉपी मत कर लेना कि नकल करके लिख लो, फिर कुछ नहीं आएगा। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दी है। हमें चेक करना है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहाँ जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना पड़ेगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी के बराबर आ गया तब तो स्वतंत्र घटना होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये यूनियन वाला फार्मूला लिखा, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। पी ए इंटू पी बी देखा, वो भी इससे मैच हो गया, अर्थात ये घटनाएं स्वतंत्र हैं। पीछे रिपीटेड सवाल है। देखिए बेटा, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, कम से कम 1 पर 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये स्वतंत्र घटनाएं देखो यहाँ लिखे हुए हो, ठीक है। एक पासे को 2 या 3 बार फेंका गया, किसी विशेष अंक या कुछ विशेष अंकों की बात की गई। 2 या 3 पासे एक साथ फेंके गए, किसी विशेष अंक या कुछ विशेष अंकों की बात की गई। तो ये घटनाएं कैसी आ गई, स्वतंत्र घटनाएं। तो यहाँ पर 2 पासे हैं, तो पहली घटना होगी पहले पासे पर, कौन सा अंक की बात हो रही, 6 का अंक आता है। दूसरी घटना F हो गई, दूसरे पासे पर 6 का अंक आता है। तो जब यहाँ पर चलोगे पहले पासे पर, तो यहाँ 36 मत ले लेना, NS 6 × 6 ना ले लेना बेटा, पहले पासे की बात हो रही। तो पहले पासे के लिए 1 2 3 4 5 6 ये केस हुए, ठीक। और हमें क्या चाहिए, 6 वाला अंक चाहिए, तो अकेला है, तो 1/6 हो गया इस घटना का प्रायिकता। इसी तरह घटना F की प्रायिकता भी 1/6 हो जाएगी, क्योंकि दूसरे पासे के लिए बात की गई है। अब कम से कम एक, ठीक, कम से कम एक घटना के लिए जानते हो ये लिखा हुआ है ABC 3 घटनाएं, इनमें कम से कम एक के घटित होने की बात की जा रही है, तो उनके यूनियन की प्रायिकता हमें बताना होता है। तो यहाँ तो 2 घटनाएं हैं, तो क्या बताना है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन F। अब इसमें हमने बताया था बेटा कि ये वाला फार्मूला, यूनियन की प्रायिकता निकालना है और घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो ये कंसेप्ट हम कब लगाएंगे, जब 3 या 3 से ज़्यादा घटनाएं हो। 2 घटनाएं अगर हैं तो हम लोग किससे इसको हल करें, हम पीछे भी ये सवाल आ चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब वैल्यू रख दें, ई की प्रोबेबिलिटी 1/6, एफ की 1/6, और इसमें 1/6 इंटू 1/6। ये इंटू क्यों आया, क्योंकि इंटरसेक्शन लगा है और ये घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता क्या होगी, पहली घटना की प्रायिकता इंटू दूसरी घटना की प्रायिकता। अब वैल्यू इसको कैलकुलेट कर लें, 36 एलसीएम हो गया, यहाँ 6 + 6 और -1,
तो 11/36 आ गया। इस मेथड से भी यही आया है। तो दो घटनाओं में अगर दोनों घटनाएं स्वतंत्र बेटा और यूनियन की प्रायिकता निकालना है तो इस मेथड से मत निकालना, कठिन पड़ेगा, यहाँ से निकालना। ठीक है, कहोगे फिर ये मेथड क्यों बताया है? ये मेथड इसलिए हर क्वेश्चन बताया गया जैसे 3 या उससे ज़्यादा घटनाएं दी जाएं और यूनियन की प्रायिकता निकालना हो तो एक कंसेप्ट तैयार हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ से कराया है कि इस तरीके से भी देख लो कि हाँ दोनों में आंसर सेम आता है।